हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मैम, माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम चैप्टर 18 शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर 18 है वायु तथा जल प्रदूषण। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम सब जागरूक हैं कि हमारा पर्यावरण पहले जैसा नहीं रहा, जैसा यह पहले था। हमारे बड़े बूढ़े उस समय नीले आकाश, स्वच्छ जल और शुद्ध वायु के विषय में बातचीत करते है ना। तो जो उनके समय में उपलब्ध थे, मतलब उनके समय ये सब स्वच्छ था और अब ये प्रदूषित हो चुका है। फ्रेंड्स, जनसंचार के साधन पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर हो रही गिरावट के विषय में हमें नियमित रूप से जानकारी देते रहते हैं और हम स्वयं भी अपने जीवन में वायु तथा जल की गुणवत्ता में हो रही गिरावट के दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, श्वसन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। हम उस समय की कल्पना मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं जब हमें स्वच्छ वायु जल उपलब्ध नहीं होंगे। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में वायु और जल के महत्व के बारे में समझ लिया है। इस अध्याय में हम अपने आसपास होने वाले हानिकारक परिवर्तनों और हमारे जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करें। फ्रेंड्स, हमारा 18.1 है वायु प्रदूषण। तो फ्रेंड्स, हम कुछ समय तक भोजन किए बिना जीवित रह सकते हैं, पर वायु के बिना हम कुछ क्षण भी नहीं रह सकते, है ना। यह जो साधारण तथ्य हमें बताता है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आप यह जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है वायु गैसों का मिश्रण है। तो आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो है आर्गन, मेथेन और जल वाष्प भी वायु में थोड़ी मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है, तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ओके, तो वायु प्रदूषण क्या है? जो सजीव और निर्जीव के लिए हानिकारक हो तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। 18.2 वायु कैसे प्रदूषित होती है, चलिए देखते हैं। तो जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं, मतलब प्रदूषित करते हैं, तो उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। ओके, तो कभी कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगने वाली आग से उठा धुआं और धूल द्वारा आ सकते हैं और मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु में प्रदूषक मिलते रहते हैं। इन वायु प्रदूषकों का स्रोत फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वातक, जलावन की लकड़ी और उपलों के जलने से निकला हुआ धुआं हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? बहुत सी श्वसन की जो समस्याएं हैं, है ना, सांस लेने की सांस की जो समस्याएं हैं वो वायु प्रदूषण के कारण ही होती हैं। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि प्रदूषित वायु में कौन कौन से पदार्थ और प्रदूषक उपस्थित होते हैं। ठीक है, आपने कभी यह ध्यान दिया है कि हमारे शहरों में कितनी तेज़ी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है? फ्रेंड्स, वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि उत्पन्न करते हैं, धुआं भी उत्पन्न करते हैं। और इसी तरह से पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से, मतलब ये जब इनका अपूर्ण दहन होता है, ये पूरी तरह से जले नहीं होते, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी उत्पन्न करते हैं और यह एक विषैली गैस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहन क्षमता को घटा देती है ना। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को एक के बाद एक लाइन में खड़ा करें तो ये संसार की दो सबसे बड़ी लंबी नील नदी और अमेजन नदी
को अगर जोड़ दे तो उसकी लंबाई जितनी होगी, तो लगभग दिल्ली की पंजीकृत वाहनों की जो लाइन बनाए, अगर कतार बनाई जाए तो इन दो नदियों के लंबाई के लगभग बराबर हो जाएगी। ठीक है, इतनी अधिक मात्रा संख्या में वाहन हैं। कहाँ? तो दिल्ली में, अकेले दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे धूम कोहरा। धूम कोहरा क्या होता है? तो धूम कोहरा जो धुएं और कोहरे से बनता है ना। तो धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के साथ संयोग करके धूम कोहरा बनाते हैं। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई होने वाले रोग जैसे दमा, खांसी और बच्चों में सांस लेने के साथ हरहराहट जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत से उद्योगों से भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी गैसें और धुएं निकलते हैं। और पेट्रोलियम परिष्करणशालाएँ जो हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत हैं। विद्युत संयंत्रों में कोयले जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है और यह फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती हैं। आपने अध्याय 5 में जीवाश्म ईंधन के जलने से के विषय में पढ़ा है कि उससे कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो फ्रेंड्स, अन्य प्रकार के प्रदूषक जैसे कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल के फुहार में होता है, जिसको जो CFCs के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत है ना, ओजोन परत जो है उसको ये क्षतिग्रस्त करती है ना। याद कीजिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। क्या आपने ओजोन के छिद्र के बारे में सुना है? आप इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। फ्रेंड्स, आजकल CFCs के स्थान पर कम हानिकारक रसायनों का उपयोग होने लगा है। ठीक है, इन गैसों के अलावा डीजल, पेट्रोल के दहन से चलने वाले जो स्वचालित वाहन हैं उनके द्वारा बहुत छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं, मतलब उसमें घुले हुए रहते हैं और ये दृश्यता को घटा देते हैं। सांस लेने में पर शरीर के भीतर पहुंच जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। ये कण इस्पात निर्माण और खनन जैसे औद्योगिक प्रक्रमों के द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख के बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण भी वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये सब क्या है? ये सब वायु प्रदूषक ही हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ें। 18.3 है विशिष्ट अध्ययन ताजमहल। तो फ्रेंड्स, पिछले 2 दशकों से अधिक समय से पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाले भारत के जो आगरा शहर में स्थित जो ताजमहल है वो चिंता का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषक इसके सफ़ेद संगमरमर को बदरंग कर रहे हैं, है ना, पीलापन आ रहा है उसमें। तो जो वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते, किंतु जो भवन हैं, स्मारक हैं, प्रतिमाएं हैं और इस तरह की जो निर्जीव वस्तु हैं वो भी क्या है, इससे प्रभावित होती हैं। फ्रेंड्स, आगरा और इसके चारों ओर स्थित रबर प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, रसायन और विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये गैसें जो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं और ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। आपको मैंने पहले बताया था फ्रेंड्स, अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है। इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, संगमरमर कैंसर किसको कहते हैं? तो जो संगमरमर है, जो ताजमहल है, उसके पीलापन होने का कारण, मतलब उसके क्षरण होने के कारण को ही संगमरमर कैंसर कहते हैं। ठीक है, मथुरा तेल परिष्करणी से उत्सर्जित जो काजल कण, मतलब जो उसकी जो कालिक है उसके कारण जो कज्जल कण है वो निलंबित कणों का संगमरमर को पीला करने में प्रमुख योगदान है। ओके, तो ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से उपाय किए हैं और जो माननीय न्यायालय हैं
उसके द्वारा उद्योगों को CNG मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस और LPG मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के लिए आदेश दिए हैं। इसके अलावा ताज के क्षेत्र में जो मोटर वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने बड़े बूढ़ों से चर्चा कर सकते हैं कि उन्होंने आज से 20 से 30 साल पहले ताज की जो अवस्था थी उसके बारे में क्या कहते हैं। ओके, और अभी उसकी अवस्था को तो आप खुद ही देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने बता दिया इसके बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने अम्ल वर्षा के बारे में भी जान लिया। अब हम देखेंगे 18.4 पौधा घर प्रभाव। पौधा घर प्रभाव क्या होता है? तो फ्रेंड्स, सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के बाद पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। आपको पता ही है, इसके बारे में भी हम पिछले क्लास में थोड़ी बहुत जानकारी ले चुके हैं। और पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की जो विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है ना, और कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है और ये रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गर्म करता है। यदि आपने किसी पौधशाला या नर्सरी या किसी ऐसे स्थान पर पौधा घर को देखा होगा तो याद कीजिए कि सूर्य की ऊष्मा पौधा घर में प्रवेश कर तो जाती है पर इससे बाहर नहीं निकल पाती, और यही रुकी हुई ऊष्मा पौधा घर को गर्म करती है। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। ओके, तो यही कारण है कि इसे पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ओके, इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता। अब यह प्रक्रम जीवन के लिए खतरा बन गया है। क्यों खतरा बन गया है? तो इस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसों में से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे बढ़ती है और इसका आधिक्य होने पर क्या दुष्प्रभाव होंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा कि पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण पृथ्वी को गर्म करते हैं, इसे ही पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को रोक लेती है और उसे वायुमंडल में नहीं जाने देती। परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसे विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आगे मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक घटक है और पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका का भी आप अध्ययन कर चुके हैं। परंतु यदि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो तो यह प्रदूषक की भांति काम करती है। ओके, एक और तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मोचित हो रही है और दूसरी ओर वन क्षेत्र घट रहे हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन वनोन्मूलन के कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जा रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की खपत करने वाले वृक्षों की संख्या घट जाती है। इस प्रकार मानवीय क्रियाकलाप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचय में योगदान दे रहे हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को रोक लेती है ना, और उसे वायुमंडल में नहीं जाने देती। तो इसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल में औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसे विश्व उष्णन मतलब ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प जैसी और भी बहुत सारी गैस इस प्रभाव में योगदान करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की भांति इन्हें भी पौधा घर गैसें कहते हैं। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करती हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की भांति यह भी पौधा घर गैसें कहलाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक बहुत ही गंभीर समस्या है ना। तो विश्व उष्णन मतलब ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र तल में एक
मतलब आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। कई स्थानों पर तटीय प्रदेश जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। विश्व उष्णन के मतलब विस्तृत प्रभाव वर्षा के बाद कृषि, वन, पौधे, जीव जंतुओं पर हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो विश्व उष्णन से आशंकित रहने वाले अधिकांश व्यक्ति एशिया में हैं। हाल ही में प्राप्त मौसम परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार पौधा घर गैसों को वर्तमान स्तर तक रखने के लिए हमारे पास सीमित समय है। ओके, अन्यथा शताब्दी के अंत तक ताप में 2 सेंटीग्रेड तक वृद्धि हो सकती है, जो बहुत अधिक संकटकारी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और विश्व उष्णन विश्वव्यापी सरकारों के लिए विचारणीय विषय बन गया है। मतलब जो भी संस्थाएं हैं वो इस विषय पर चर्चा कर रही हैं। बहुत से देशों ने पौधा घर गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए एक अनुबंध किया है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा ही अनुबंध है। आप याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किस पर? तो ये ग्लोबल वार्मिंग पर आधारित है। ओके, जिस पर बहुत से देशों ने हस्ताक्षर कर लिया है। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। 18.5 क्या किया जा सकता है। अब समस्या तो आ गई है, अब उसके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो प्रदूषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सफलता की अनेक कहानियाँ हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ वर्ष पूर्व मतलब पहले दिल्ली संसार में सबसे प्रदूषित नगरों में था। यहाँ पेट्रोल और डीजल से चलने वाले मोटर वाहनों से निकले धुएं के कारण दम घोटू श्वास रोधी वातावरण था। वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल, सीएनजी जैसे और अन्य जो ईंधन हैं उनके द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया गया। इन उपायों द्वारा शहर की वायु अपेक्षाकृत क्या हुई? तो अपेक्षाकृत स्वच्छ हो गई। ओके, आप भी कुछ ऐसे उदाहरण जानते होंगे जिससे आपके क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम किया गया है। इन उदाहरणों को आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, स्कूलों में एक अभियान चलाया गया था, पटाखों का बहिष्कार कीजिए, है ना। तो इसके विषय में अगर आप नहीं जानते तो सुन लीजिए। तो इस अभियान के तहत जो दिवाली के समय जो पटाखे हैं उनका बहिष्कार करने के लिए अभियान चलाया गया था, जो कि वायु प्रदूषण के स्तर को काफ़ी कम करने में मददकारी हो सका। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सरकार और अन्य एजेंसियां जो हैं वो समय समय पर अलग अलग स्थानों पर वायु की गुणवत्ता का नियमित मॉनिटरिंग करती हैं, है ना। मॉनिटरिंग किया जाता है और इन आंकड़ों का उपयोग कर हम अपने शहर के वायु की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवाश्मी ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधनों को अपनाना चाहिए, है ना। और इसकी नितांत आवश्यकता भी है। ये वैकल्पिक ईंधन सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा हो सकते हैं। ओके, आपको कहीं आना जाना है तो आप पैदल चलकर जा सकते हैं या साइकिल द्वारा जा सकते हैं, या फिर बस या सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करके व्यक्तिगत रूप से प्रदूषण को कम करने में योगदान दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे थोड़े से योगदान से पर्यावरण की अवस्था में काफ़ी बड़ा अंतर उत्पन्न हो सकता है। हमें पेड़ लगाने चाहिए और आस पड़ोस में लगे जो पेड़ पौधे हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए। फ्रेंड्स, क्या आप वन महोत्सव के बारे में जानते हैं? जब जुलाई माह में हर वर्ष लाखों वृक्ष रोपित किए जाते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, प्रदूषण को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करें, ना कि सिर्फ वृक्ष लगाकर छोड़ दें, उनकी देखभाल भी करें, उनका पालन पोषण करें। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये क्लास ख़त्म करती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो में जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।